नमस्कार, स्वागत है आपका खबर एचपी में। तो आइए जानते हैं हिमाचल के हर छोटे बड़े शहर से जुड़े 30 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। हिमाचल में आपदा से हुए नुकसान की भरपाई के लिए बजट में मदद का ऐलान। हिमाचल प्रदेश को पिछले साल बरसात में आई आपदा और बाढ़ से हुए नुकसान की भरपाई के लिए केंद्रीय बजट में वित्तीय मदद जारी करने का ऐलान किया गया। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वार्षिक बजट प्रस्तुत करते हुए कहा कि गत वर्ष बाढ़ के कारण हिमाचल प्रदेश को भारी नुकसान हुआ था, इसलिए केंद्र सरकार बहुपक्षीय विकास सहायता के माध्यम से राज्य को पुनर्निर्माण और पुनर्वास के लिए सहायता प्रदान करेगी। इसमें आपदा के दौरान क्षतिग्रस्त सड़कों, पुलों, भवनों आदि के निर्माण में भी मदद मिलेगी। वहीं आपदा में नुकसान उठाने वाले लोगों को भी इसका लाभ होगा। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को 5 साल के लिए बढ़ाया गया। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कल मोदी सरकार 3.0 का पहला पूर्ण बजट पेश किया। वह बजट पेश में सरकार ने गरीबों को राहत देते हुए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को 5 साल के लिए बढ़ाने का फैसला लिया है। सरकार के इस फैसले से देश के 80 करोड़ से अधिक लोगों को लाभ होगा। बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि बजट में सरकार की 9 प्राथमिकताएं हैं, जिनमें शामिल है खेती में उत्पादकता, रोजगार और क्षमता विकास, समग्र मानव संसाधन विकास और सामाजिक न्याय, विनिर्माण और सेवाएं, शहरी विकास, ऊर्जा सुरक्षा, अधोसंरचना, नवाचार, शोध और विकास, अगली पीढ़ी के सुधार। वहीं फॉर्मल सेक्टर में पहली बार नौकरी की शुरुआत करने वालों को 1 महीने का वेतन दिया जाएगा। यह वेतन डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए 3 किस्तों में जारी होगा। इसकी अधिकतम राशि 15,000 रुपये होगी। बता दें कि EPFO में पंजीकृत लोगों को यह मदद मिलेगी। योग्यता सीमा 1 लाख रुपये प्रति माह होगी। इसमें 2 करोड़ 10 लाख युवाओं को फायदा मिलेगा। सोना चांदी सस्ता, कस्टम ड्यूटी घटी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मंगलवार को मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला आम बजट पेश किया। वह बजट भाषण पढ़ते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि बजट में कृषि उपज और किसानों को डिजिटल बाजार से जोड़ने पर भी विशेष जोर दिया गया है। वह तिलहन में आत्मनिर्भरता के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। अगले 2 वर्ष में किसानों के लिए नए विकास केंद्र स्थापित किए जाएंगे। कृषि उत्पादकता, जलवायु परिवर्तन क्षेत्र के लिए अनुसंधान और विकास कार्यों पर विशेष बल दिया जाएगा। क्या सस्ता क्या महंगा, टैक्स में कितनी छूट, तीसरी टर्म में मोदी सरकार ने कहां लगाया मरहम। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को वर्ष 2024-25 बजट पेश कर दिया। वे बजट में रक्षा पर सबसे ज्यादा 4,54,773 करोड़ का प्रावधान किया गया है, जबकि ग्रामीण विकास के लिए 2,65,808 करोड़ रुपये का प्रावधान है। कृषि एवं संबद्ध कार्यकलाप के लिए 1,51,851 करोड़ का बजट दिया गया है, जबकि गृह क्षेत्र के लिए 1,50,983 करोड़ और शिक्षा के लिए 1,25,638 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया। इसके अलावा सूचना प्रौद्योगिकी एवं दूरसंचार पर 1,16,342 करोड़ और स्वास्थ्य पर 89,287 व ऊर्जा के क्षेत्र में 68,769 करोड़ रुपये के बजट का प्रावधान किया गया। इसके अतिरिक्त समाज कल्याण पर 56,501 करोड़ और वाणिज्य व उद्योग के लिए 47,559 करोड़ रुपये का बजट का प्रावधान किया गया है। बजट में क्या मिला, जानिए हिमाचल प्रदेश के उद्यमियों की नज़र से। BBN के उद्यमियों ने बजट की सराहना की है। उद्योग संघ का कहना है कि बजट में नए भारत का स्पष्ट दृष्टिकोण है। इसमें पर्यावरण संरक्षण और सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने का प्रावधान है। केंद्रीय बजट मांग बढ़ाने वाला है और भारत को आत्मनिर्भर बनाने में मदद करेगा। इस बजट में नई कर व्यवस्था के तहत मानक कटौती को रुपये से बढ़ा दिया है। 50,000 से 75,000 और इनकम टैक्स की अलग अलग दर के लिए 6 स्लैब बनाए गए हैं। इसमें वेतनभोगी वर्ग को राहत मिलेगी और मांग बढ़ेगी। बता दें कि बजट से युवाओं को लाभ, रोजगार और कौशल के लिए 5 योजनाओं की घोषणा करके इसके लिए 2 लाख करोड़ का परिव्यय रखना, 4,000 युवाओं को लाभ पहुंचाना, शिक्षा, रोजगार और कौशल के लिए 1,48,000 करोड़ रुपये आवंटित करने का प्रस्ताव है। इसमें रोजगार को बढ़ावा मिलेगा और उद्योगों में भी स्किल कामगार मिलेंगे। हिमाचल में 3 साल एक ही जगह पर डटे अफसरों के होंगे तबादले। हिमाचल प्रदेश में 3 साल से एक ही जगह पर डटे अफसरों के तबादले होंगे। मुख्यमंत्री कार्यालय ने आबकारी, जल शक्ति, लोक निर्माण, स्वास्थ्य, कृषि, बागवानी सहित कई विभागों के अधिकारियों, प्रशासनिक सचिवों और विभागाध्यक्षों से ऐसे अधिकारियों की सूची तलब की है। राज्य में ऐसे अधिकारियों की परफॉर्मेंस का भी आकलन होगा। बता दें कि प्रदेश में इस महीने के अंत या अगले महीने बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हो सकता है। कुछ उपायुक्तों और कुछ पुलिस
अधीक्षकों को भी जहां इधर उधर किया जा सकता है। वहीं नो केवल IAS, HAS और अन्य प्रशासनिक अधिकारियों की सूची मांगी गई है, बल्कि कई जिलों के SDM, DSP स्तर के अधिकारियों के बारे में भी जानकारी तलब की गई है। मैं कुछ भागा अध्यक्षों को भी इधर से उधर करने की योजना है। अब ऑनलाइन नहीं मिलेगी नस्ली दवाइयां, अमर उजाला में खबर छपने से ही हरकत में आया स्वास्थ्य विभाग। जो नशा करने के लिए युवा अब ऑनलाइन नस्ली दवाइयां नहीं मंगवा पाएंगे। इसके लिए ऑनलाइन नस्ली दवाइयों की बिक्री पर स्वास्थ्य विभाग के हस्तक्षेप के बाद रोक लग गई है। वह चंबा में ऑनलाइन नस्ली दवाइयों के चल रहे अवैध धंधे का पर्दाफाश होने की जो खबर अमर उजाला ने प्रकाशित की थी, उस पर संज्ञान लेते हुए असिस्टेंट ड्रग कंट्रोलर ने यह मामला ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया के ध्यान में लाया। वहां से ऑनलाइन कंपनी को नस्ली दवाइयां बेचने को लेकर प्रतिबंध लगाया गया। अब ऑनलाइन नस्ली दवाइयां बेचने वाली कंपनी ने अपनी वेबसाइट पर इन दवाइयों की बिक्री पर नॉट फॉर सेल का लोगो लगा दिया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू बोले, केंद्रीय बजट में हिमाचल को कुछ नहीं मिला, बड़े खेत की बात। जी हां, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने केंद्रीय बजट पर प्रतिक्रिया दी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल को आपदा के लिए अभी कुछ नहीं मिला है। जो बजट आया है उसमें जो हमारा आपदा के बाद PDNA होता है, पोस्ट डिजास्टर नीड असेसमेंट, वो हम उम्मीद लगा रखे थे कि हमें मिलेगा, लेकिन जो हिमाचल के नाम का उल्लेख हुआ है उसके साथ उत्तराखंड का नाम का भी उल्लेख हुआ है और उसके साथ सिक्किम के नाम का भी उल्लेख हुआ है। उनको तो असिस्टेंट वर्ड लिखा है और हमको लिखा है मल्टी लेवल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोग्राम के लिए तो अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। जब बाढ़ सिक्किम में आई उनको असिस्टेंट देने का वर्ड लिखा है। मैं जब बाढ़ उत्तराखंड में आई उसमें असिस्टेंट लिखा है। मैं सेमी अगर लिखा होता तो पता लगता है कि क्या है, उस पर अभी हम स्टडी कर रहे हैं कि क्या शब्द पर हम चाहते हैं जो आपदा में हमारा जो बजट है, जो हमने 9,000 करोड़ रुपये का भेजा, वह हमें मिले और वह इसके अलावा मिले। हिमाचल में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट, 3 जिलों के लिए बाढ़ का जोखिम, जाने मौसम पूर्वानुमान। हिमाचल प्रदेश के कई भागों में आज भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मैं राजधानी शिमला में मौसम खराब बना हुआ है। मैं सुबह शहर व आसपास भागों में रुक रुक कर बारिश हुई। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार राज्य के कई भागों में 24 से 27 जुलाई तक भारी बारिश का येलो अलर्ट है। मैं प्रदेश में 29 जुलाई तक बारिश का दौर जारी रहने का पूर्वानुमान है। अस्पतालों के लिए 1 करोड़ की दवाइयों और उपकरण खरीदेगा प्रदेश स्वास्थ्य निगम, मांगे आवेदन। हिमाचल के अस्पतालों में दवाओं और उपकरणों की कमी दूर होगी। वह प्रदेश सरकार ने अस्पताल और मेडिकल कॉलेजों के लिए 1 करोड़ रुपए की दवाइयां और उपकरण खरीदने का फैसला लिया है। इसके लिए अस्पतालों से प्रपोजल मांगी गई है। वह स्वास्थ्य विभाग के प्रस्ताव के बाद निगम दवाओं की खरीद करेगा। हिमाचल में 6 मेडिकल कॉलेज और 100 से ज़्यादा अस्पताल हैं। हर बीमारियों की दवाइयों की खरीदी की जानी है। हिमाचल को आपदा के बाद पुनर्निर्माण और पुनर्वास के लिए मिलेगी वित्तीय मदद, जाने बजट घोषणाएं। हिमाचल प्रदेश को बीते वर्ष आई प्राकृतिक आपदा के बाद पुनर्वास के लिए आर्थिक मदद मिलेगी। मंगलवार को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के आम बजट में हिमाचल में पुनर्निर्माण व पुनर्वास के लिए सहायता का ऐलान किया। सीतारमण ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में पिछले वर्ष बाढ़ के कारण व्यापक हानि हुई है। हमारी सरकार बहुपक्षीय विकास सहायता के माध्यम से पुनर्निर्माण और पुनर्वास के लिए राज्य को सहायता उपलब्ध कराएगी। वहीं हिमाचल के अलावा उत्तराखंड, असम, सिक्किम को भी इस तरह की मदद मिलेगी। किन्नौर कैलाश यात्रा 1 अगस्त से इस दिन से शुरू होगा पंजीकरण। जी 19,850 फुट की ऊंचाई पर स्थित धार्मिक और ऐतिहासिक किन्नौर कैलाश यात्रा को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारी शुरू कर दी है। मैं इस साल भी यात्रा 1 अगस्त से शुरू होगी और 26 अगस्त तक चलेंगी। मैं उप मंडलाधिकारी कल्पा डॉक्टर शशांक गुप्ता ने बताया कि यात्रा के लिए पंजीकरण करवाना आवश्यक रहेगा। मैं पंजीकरण 25 जुलाई को प्रातः 11 बजे से आरंभ होगा। मैं यात्री ऑनलाइन या ऑफलाइन माध्यम से पंजीकरण करवा सकते हैं। मैं ऑफलाइन पंजीकरण के लिए जिला पर्यटन विभाग से संपर्क किया जा सकता है। मैं ऑनलाइन पंजीकरण के लिए वेबसाइट पर जाकर पंजीकरण किया जा सकता है। मैं ऑफलाइन पंजीकरण उसी दिन तागलिंग गांव में जाकर किया जा सकता है। मंडी जिले में 24 और 26 जुलाई को फ्लैश फ्लड का येलो अलर्ट, उपायुक्त ने दी ये सलाह। जब उपायुक्त एवं जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष अपूर्व देवगन ने मौसम विभाग द्वारा जिला मंडी के कुछ क्षेत्रों में फ्लैश फ्लड आने का येलो अलर्ट जारी होने पर लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। मौसम विभाग ने 24 और 26 जुलाई मंडी जिले में कुछ स्थानों पर भारी वर्षा का येलो अलर्ट जारी किया है, जबकि 23 और 25 जुलाई को हल्की से दरमियानी वर्षा होने का अनुमान बताया है। फ्लैश फ्लड आने की चेतावनी के मद्देनजर उन्होंने 24 और 26 जुलाई को जिले के
कि आम नागरिकों और बाहर से आने वाले पर्यटकों से नदी नालों, भूस्खलन वाले क्षेत्रों तथा अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में जाने से परहेज करने एवं अपने घरों में सुरक्षित स्थानों पर रहने का आग्रह किया है और आवश्यक होने पर ही यात्रा करने की सलाह दी है। मुख्यमंत्री की मंजूरी को भेजी जेबीटी शिक्षकों को नियुक्ति देने की फाइल, स्टेशन अलॉट करने पर फंसा पेच। हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में जेबीटी शिक्षकों को नियुक्ति देने की फाइल मुख्यमंत्री की मंजूरी को भेजी गई है। मैं बैच वाइज आधार पर नवनियुक्त शिक्षकों को स्टेशन अलॉट करने को लेकर पेच फंसा है। मैं 1161 नए शिक्षकों को आवंटित किए गए स्कूल बदलकर मंजूरी के लिए फाइल भेजी गई है। मुख्यमंत्री से हरी झंडी मिलने के बाद ही अब स्कूलों में जेबीटी शिक्षकों को नियुक्तियां दी जाएंगी। प्रदेश में 5 विद्यार्थियों की संख्या वाले करीब 700 स्कूल मर्ज किए जाने हैं। कुछ जिलों में बैच वाइज आधार पर चुने शिक्षकों की सूची जारी हो चुकी है। इन सूचियों में ऐसे स्कूलों में भी जेबीटी शिक्षकों को नियुक्तियां दे दी गई है जिन्हें आने वाले दिनों में विद्यार्थियों की कम संख्या के चलते मर्ज किया जाना है। हिमाचल को विशेष ग्रांट, आपदा राहत की उम्मीद, राष्ट्रीय प्रोजेक्ट घोषित हो भानुपल्ली रेल लाइन। हिमाचल सरकार केंद्रीय बजट से कई उम्मीदें लगाए बैठी है। सरकार ने पहाड़ी राज्यों के लिए विशेष ग्रांट देने का मामला उठाते हुए जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड के अलावा पूर्वोत्तर राज्यों की हाँ में हाँ मिलाई है। पिछली बरसात में आपदा से जूझे हिमाचल के लिए विशेष अनुदान राशि जारी करने का आग्रह किया है। केंद्र से आई टीमों के 3000 करोड़ रुपये के नुकसान के आकलन के बावजूद केंद्र से राहत राशि नहीं मिली है। यह राशि बजट में जारी करने का अनुरोध किया गया है। शून्य पंजीकरण वाले 99 स्कूलों पर लगेगा ताला। बैठक में सीएम सुक्खू ने दिए निर्देश, 460 विद्यालय होंगे मर्ज। प्रदेश सरकार शून्य पंजीकरण वाले 99 स्कूलों को बंद करेगी, जबकि 5 से कम छात्र संख्या वाले 460 स्कूलों को मर्ज किया जाएगा। इसके साथ लगते स्कूलों में इनके विद्यार्थियों को शिफ्ट किया जाएगा। वहीं शैक्षणिक सत्र के बीच शिक्षकों के तबादले नहीं होंगे। सीएम सुक्खू की बैठक में 22 से 16 करोड़ के निवेश पर हुई चर्चा। 25 परियोजनाओं के प्रस्तावों की दी गई मंजूरी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू की अध्यक्षता में राज्य एकल खिड़की स्वीकृति एवं अनुश्रवण प्राधिकरण की 29वीं बैठक आयोजित की गई। प्राधिकरण ने नए उद्योग स्थापित करने और मौजूदा इकाइयों के विस्तार संबंधी 25 परियोजना प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की है। किन्नौर कैलाश यात्रा के लिए 25 जुलाई से कर रजिस्ट्रेशन। यात्रा के लिए इन नियमों का रखना होगा खास ध्यान। किन्नौर कैलाश यात्रा के लिए किन्नौर प्रशासन ने पंजीकरण की तिथि 25 जुलाई सुबह 11 बजे से शुरू करने की घोषणा जारी की है। प्रशासन की ओर से पंजीकरण की यह सुविधा ऑनलाइन व ऑफलाइन दोनों रूप में की जाएगी। बता दें कि जिला पर्यटन अधिकारी किन्नौर एवं एसडीएम कल्पा डॉक्टर मेजर शशांक गुप्ता ने बताया कि किन्नौर जिला के तांगलिंग रूट से किन्नौर कैलाश की यात्रा आयोजित की जा रही है। सितंबर में चालू हो जाएगा बगलामुखी रोपवे। मंडी जिला में पंडो के नज़दीक निर्माणाधीन बगलामुखी रोपवे सितंबर महीने से चालू हो जाएगा। इस रोपवे का निर्माण अंतिम दौर में है। जिसके शुरू होते ही यहां पर लोगों को काफ़ी सुविधा मिलेगी। पिछले दिनों रोपवे के निर्माण में तकनीकी रूप से कुछ दिक्कतें पेश आई थी, लेकिन उनको दूर किया जा चुका है और तेजी के साथ यहाँ पर काम चल रहा है। नाबार्ड की मदद से यह हिमाचल प्रदेश का पहला प्रोजेक्ट है। माना जा रहा है कि इसके सफल संचालन के बाद नाबार्ड से और वित्तीय सहायता रोपवे प्रोजेक्टों के लिए मिल सकेगी। बता दें कि प्रदेश का रोपवे कॉरपोरेशन इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है, जिसके पास प्रदेश में कुछ और बड़े प्रोजेक्ट भी प्रस्तावित हैं। इनमें बाबा बालकनाथ के लिए रोपवे का निर्माण किया जाना है, तो वहीं माता चिंतपूर्णी मंदिर को भी रोपवे से जोड़ा जाएगा। इससे पहले नाबार्ड की मदद से रोपवे कॉरपोरेशन मंडी जिला के पंडो से बगलामुखी तक रोपवे का निर्माण कर रहा है। बताया जाता है कि इसकी टेस्टिंग अगले महीने कर दी जाएगी। अगस्त महीने में यहाँ विशेष तकनीकी टीम जाएगी। एक्सपर्ट टीम यहां पहुंचकर सर्वे करेगी और पूरी पड़ताल की जाएगी। टेस्टिंग में हरी झंडी मिलने के बाद सितंबर महीने में इसका उद्घाटन करवाया जाएगा। बता दें कि यहां पर पंडो से बगलामुखी तक 1 किलोमीटर लंबा रोपवे बनाया जा रहा है, जिस पर 50 करोड़ रुपए की लागत लगी है। वहीं बगलामुखी रोपवे की टेस्टिंग अगस्त के तीसरे सप्ताह में कर दी जाएगी। एक्सपर्ट टीम को वहां भेजा जाएगा और सितंबर में इसके चालू होने की पूरी उम्मीद है। इसमें रोपवे लगाने का काम भी लगभग पूरा होने वाला है। हिमाचल केंद्र से मांगे 6 नेशनल हाईवे। हिमाचल को जल्द ही 6 नए नेशनल हाईवे मिल सकते हैं। राज्य सरकार ने नेशनल हाईवे की मंजूरी के प्रोजेक्ट केंद्र सरकार को सौंपे हैं। बीते दिनों मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और पीडब्ल्यूडी मंत्री विक्रमादित्य सिंह की केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से साझा मुलाकात के दौरान यह विषय उठाए गए थे। गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने प्रदेश में 69 नेशनल हाईवे बनाने की मंजूरी दी थी। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने इन नेशनल हाईवे का ऐलान किया था, लेकिन बात आगे नहीं बढ़ पाई। अब राज्य सरकार ने इन्हीं नेशनल हाईवे में से
से 6 को शुरू करने की बात कही है। राज्य सरकार ने प्राथमिकता के आधार पर इन हाईवे का चयन किया है। PWD मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने बताया कि घाटासनी बुभू जोत कुल्लू को जोड़ने का प्रोजेक्ट केंद्र सरकार को भेजा गया है। इस सड़क के बनने से करीब 60 किलोमीटर का सफर कम होगा और 2 घंटे का समय भी बचेगा। उन्होंने बताया कि इसके अलावा 5 अन्य हाईवे, इनमें जंक्शन NH 303 ज्वालाजी देहरा, ज्वालाजी राजा का तालाब, जसूर, कलोल, धनेत, हाड़ा, बरठी, बड़सर, साहतलाई, सलापड़ तथा पानी लूनी जंक्शन 154, द्रमन, सिन्हुता, चुवाड़ी, चंबा, किलाड़ और शिमला कुनिहार रामसहर को नेशनल हाईवे में बदलने की बात कही है। वहीं PWD मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि बीते दिनों दिल्ली दौरे के दौरान मुख्यमंत्री के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के साथ की गई है। इसमें हिमाचल से संबंधित बहुत से मामले जो लंबित थे उन्हें प्राथमिकता के आधार पर केंद्रीय मंत्री के समक्ष उठाया है। उन्होंने कहा कि आपदा के बाद 600 करोड़ रुपए की देनदारी है, इसके बावजूद राहत पुनर्वास का प्रयास किया है। 152 करोड़ रुपये देने की घोषणा केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने की है। बड़ा फैसला लेने की तैयारी में सरकार। हिमाचल प्रदेश के शहरी क्षेत्र में चल रहे होम स्टे पर नए नियम लागू होंगे। सरकार शहरी क्षेत्र में चल रहे होम स्टे पर बिजली व पानी का कमर्शियल रेट लगाने का निर्णय ले सकती है। यह फैसला ग्रामीण क्षेत्रों पर लागू नहीं होगा। इस तरह कर प्रस्ताव पर कैबिनेट सब कमेटी ने चर्चा की है, जो अपने सुझाव कैबिनेट को भेजेगी। जानकारी के अनुसार बता दें कि अपनी दूसरी बैठक में सब कमेटी ने इस पर चर्चा की है। प्रदेश सरकार ने होम स्टे गतिविधियों को नियमों के दायरे में लाने के लिए कैबिनेट सब कमेटी का गठन किया है। जो जल्द ही अपनी रिपोर्ट देगी। क्योंकि इसकी अगली बैठक अगले सप्ताह की जाएगी। बैठक में जिन प्रस्ताव पर चर्चा की गई है उसके मुताबिक प्रदेश के शहरी क्षेत्र में चल रहे होम स्टे पर बिजली व पानी का कमर्शियल चार्ज वसूल किया जाएगा। इस तरह का विचार लाया गया। सूत्रों के अनुसार ग्रामीण इलाकों में जितने भी होम स्टे चल रहे हैं उन पर यह आदेश लागू नहीं होंगे। एसोसिएट प्रोफेसर की नियुक्ति रद्द करने पर रोक। प्रदेश हाईकोर्ट ने हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के गणित विभाग में एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर शालिनी गुप्ता की नियुक्ति को रद्द करने के आदेश पर रोक लगा दी है। मुख्य न्यायाधीश MS रामचंद्र राव और न्यायाधीश सत्येंद्र वैद की खंडपीठ ने एकल पीठ के फैसले पर रोक लगाते हुए कहा कि प्रथम दृष्टया वे एकल पीठ के निर्णय से सहमत नहीं है कि अपीलकर्ता की नियुक्ति हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 1970 के अनुरूप नहीं है। खंडपीठ ने अपने अंतरिम आदेश में कहा कि HPU के प्रथम कानून के खंड 11 में कार्यकारी परिषद को अपनी किसी भी शक्ति को कुलपति को सौंपने की अनुमति है। इसी तरह कार्यकारी परिषद के 21 नवंबर 2020 को पारित प्रस्ताव के तहत कुलपति को नियुक्ति प्राधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए अधिकृत किया गया। अतः अधिनियम में निहित प्रावधान और कार्यकारी परिषद के 21 नवंबर 2020 के संकल्प को ध्यान में रखते हुए खंडपीठ ने कहा कि वे एकल पीठ के निर्णय से प्रथम दृष्टया सहमत नहीं है। HRTC कंडक्टरों के लिए खुशखबरी, 357 कंडक्टर के नियुक्ति आदेश जारी। HRTC को नए 357 कंडक्टर मिल गए। निगम प्रबंधन ने कंडक्टर भर्ती में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के नियुक्ति आदेश जारी कर दिए। ऐसे में निगम की अन्य औपचारिकताएं पूरी करने के बाद ये परिचालक बसों में सेवाएं देंगे। अनुबंध पर भर्ती हुए इन परिचालकों को सभी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद पहली बार 1 वर्ष की अवधि के लिए 12,120 रुपये वेतन मिलेगा। इसके अतिरिक्त बस सेवाएं लेने से पहले कंडक्टरों को 15 दिनों का प्रशिक्षण दिया जाएगा। वहीं निगम प्रबंधन ने प्रदेश के सभी RM व यूनिट को दिशा निर्देश जारी किए हैं कि चयनित उम्मीदवारों के आवेदन पत्र प्राप्त कर उनकी नियुक्ति करें। वहीं सभी दस्तावेजों की गहनता से जांच करें। यदि अभ्यर्थियों की फाइल में कोई विसंगति या धोखाधड़ी पाई जाती है तो तुरंत प्रभाव से नियुक्ति पर रोक लगा दी जाए। टैक्स स्लैब को लेकर वित्त मंत्री का बड़ा ऐलान, 3 लाख तक की सैलरी पर कोई टैक्स नहीं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को केंद्रीय बजट 2024 पेश कर दिया है। इस दौरान वित्त मंत्री ने IT अधिनियम 1961 की व्यापक समीक्षा की घोषणा की है। उन्होंने कहा, मैं आयकर अधिनियम 1961 की व्यापक समीक्षा की घोषणा करती हूँ। इसमें विवाद और मुकदमेबाजी कम होगी। इसे 6 महीने में पूरा करने का प्रस्ताव है। वित्त मंत्री ने नई कर व्यवस्था के तहत मानक कटौती को बढ़ाकर 7.5 लाख रुपये की घोषणा की है। नए टैक्स रिजिम में 3 लाख सैलरी पर कोई टैक्स नहीं है। ई-कॉमर्स ऑपरेटरों पर DTS की दर 1% से घटाकर 0.1% की गई है।
कर्ज में डूबी सुखविंदर सरकार खजाने की सेहत सुधारने के लिए बंद करेगी फिजूल खर्ची, दांत से पकड़ेगी एक एक पैसा। जो आर्थिक संकट में डूबी सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार फिजूल खर्ची पर अंकुश लगाने की दिशा में काम करेगी। सरकार ने डिप्टी सीएम की अगुवाई में रिसोर्स मोबाइलाइजेशन कमेटी का गठन किया है। कमेटी की मंगलवार को बैठक हुई। इस बैठक में फिजूल के खर्च रोकने पर सहमति हुई। बदहाल आर्थिक हालात का आलम यह है कि हिमाचल प्रदेश के हर नागरिक पर 1,16,000 रुपये से अधिक कर्ज है। कर्ज का ब्याज चुकाने के लिए भी कर्ज लेना पड़ रहा है। मीटिंग में तय किया गया कि सरकारी खर्च कम करने का प्रयास होगा। सरकारी गाड़ियों के पेट्रोल का खर्च कम किया जाएगा। वहीं रेशनलाइजेशन पर जोर रखा जाएगा। 6 माह के बच्चे के साथ धरने पर बैठी महिला अभ्यर्थी JOAIT रिजल्ट में देरी से नाराज युवाओं का क्रमिक अनशन जारी। हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग हमीरपुर कार्यालय के बाहर जूनियर ऑफिस असिस्टेंट IT पोस्ट कोड 817 के अभ्यर्थियों का आज क्रमिक अनशन का चौथा दिन है। इस दौरान अभ्यर्थी परिणाम 2 या जहर 2 की तख्तियां लेकर धरने पर डटे रहे। करीब 5600 अभ्यर्थियों का परिणाम पिछले 4 सालों से लटका हुआ है। इसी के चलते अब अभ्यर्थियों ने हमीरपुर में कार्यालय के बाहर तंबू गाड़कर क्रमिक अनशन शुरू कर दिया है। JOAIT अभ्यर्थियों में एक महिला अभ्यर्थी अपने 6 माह के बच्चे के साथ क्रमिक अनशन पर भी बैठी हुई है। इस दौरान महिला अभ्यर्थी ने JOAIT का परिणाम जल्द घोषित करने की मांग की। क्रमिक अनशन पर बैठे हुए अभ्यर्थियों का कहना है कि पिछले 4 सालों से JOAIT का परीक्षा परिणाम लटकाया हुआ है। हर बार परिणाम निकालने के लिए अगले सप्ताह का वक्त कहकर टाला जा रहा है। अभ्यर्थियों ने साफ तौर पर कहा है कि इस बार क्रमिक अनशन शुरू किया है और जब तक परिणाम घोषित नहीं किया जाता है तब तक अनशन पर डटे रहेंगे। प्रदेश में 6 माह में 46 लोगों की हत्या। 6 साल के पहले 6 माह में प्रदेश में क्राइम की विभिन्न धाराओं के तहत कुल 9543 मामले दर्ज हुए। सबसे अधिक 1363 मामले जिला मंडी में दर्ज हुए हैं, जबकि जिला कांगड़ा में आपराधिक मामलों की संख्या 1239 और जिला शिमला में यह आंकड़ा 1046 रहा है। जिला लाहौल स्पीति में सबसे कम 61 मामले सामने आए हैं। जानकारी के अनुसार इस अवधि में प्रदेश में मर्डर के 46, रेप के 163 और महिलाओं से छेड़छाड़ के 256 मामले दर्ज किए गए। हत्या के सबसे अधिक 10 मामले जिला शिमला में हुए, जबकि जिला कांगड़ा में मर्डर के 8 मामले दर्ज हुए हैं। इन 6 महीनों में प्रदेश में हत्या के प्रयास के 42 मामले सामने आए हैं, जिनमें सबसे अधिक 6 मामले जिला मंडी के हैं, जबकि जिला हमीरपुर, कांगड़ा, शिमला और थाना क्षेत्र के नूरपुर के तहत 5-5 मामले सामने आए हैं। रेप के सबसे अधिक 27 मामले जिला मंडी में दर्ज हुए हैं, जबकि जिला सिरमौर में इन मामलों का आंकड़ा 23, जिला शिमला में 21 और जिला कांगड़ा में 20 रहा है। महिलाओं से छेड़छाड़ के सबसे ज़्यादा 41 मामले जिला मंडी में दर्ज हुए हैं। जिला कांगड़ा में छेड़छाड़ के 40, जिला सिरमौर में 33 और जिला शिमला में 30 मामले दर्ज हुए हैं। फेक कॉल और नौकरी देने वालों से रहें सतर्क। जो साइबर ठग इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक के नाम से फेक कॉल करके लोगों को ठग रहे हैं। साइबर ठग फेक कॉल करके लोगों को चपत लगा रहे हैं। इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक आजकल के समय में पोस्ट ऑफिस और बैंकिंग के तरीके में बहुत बदलाव आ गया। इंटरनेट के बढ़ते इस्तेमाल के साथ ही साइबर अपराध की संख्या में भी तेजी से इजाफा हुआ है। ऐसे में इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक ने साइबर अपराध रोकने के लिए अपने ग्राहकों को एक सूचना दी है। पिछले कई दिनों से कई ऐसे मामले सामने आए हैं जिसमें साइबर ठग इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के नाम से फेक कॉल करके लोगों के खातों को खाली किया जा रहा है। साइबर ठग लोगों को पोस्ट ऑफिस के नाम पर कॉल करके नौकरी देने के नाम पर ग्राहकों से उनके खाते और पर्सनल डिटेल्स लेते हैं। उसके बाद साथी लोगों से नौकरी के बदले पैसे की मांग करते हैं। इसके बाद अलग अलग जानकारी और स्कीम का लालच देकर साइबर ठग लोगों के खाते के खाली कर देते हैं। इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक की ओर से भी आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट करके इस बारे में जानकारी दी गई है। आजकल साइबर ठग अपराध करने वाले लोग IPPB के नाम पर फ्रॉड की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। DIG साइबर क्राइम मोहित चावला ने बताया कि अगर किसी व्यक्ति ने आपको IPPB के नाम पर कॉल किया है तो आप अपनी पर्सनल जानकारी शेयर ना करें। किसी भी आधिकारिक नंबर को इंडिया पोस्ट की ऑफिशियल वेबसाइट से जरूर वेरीफाई करें। नौकरी के वादे के झांसे में आने से पहले कंपनी की प्रामाणिकता की जाँच जरूर करें जिसके नाम पर पर्सनल जानकारी की मांग की जा रही है। किसी भी अनजान व्यक्ति को अपने पर्सनल जानकारी या बैंक डिटेल्स न शेयर करें।
एफआईआर दर्ज करने के नए प्रावधान से सुप्रीम कोर्ट के फैसले में विरोधाभास। जब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी कि BNSS 2023 की धारा 173 क्लॉज 3 के तहत विरोधाभास वाली स्थिति उत्पन्न कर दी है। मैं सुप्रीम कोर्ट के ललिता कुमारी बनाम यूपी सरकार और अन्य 2013 के फैसले के अनुसार समसामयिक मामलों में एफआईआर दर्ज करना अनिवार्य है। हालांकि नए प्रावधान के तहत पुलिस को किसी भी संज्ञेय अपराध की सूचना प्राप्त होने पर जो 3 वर्ष या उससे अधिक लेकिन 7 वर्ष से कम की सजा वाला हो, वह पुलिस स्टेशन के अधिकारी, उप अधीक्षक रैंक के अधिकारी की पूर्व अनुमति से अपराध की प्रकृति और गंभीरता को देखते हुए यह निर्धारित करने के लिए कि क्या मामले में प्राथमिकता दृष्टि से मामला बनता है, वह 14 दिनों के भीतर प्रारंभिक जांच कर सकते हैं। या दूसरी स्थिति में जब प्राथमिक दृष्टि से मामला बनता है तो जांच आगे बढ़ा सकते हैं। वह विधि विशेषज्ञ और A+ लॉ अकादमी न्यायिक सेवा कोचिंग संस्थान दाढ़ी धर्मशाला के निदेशक अरुण भार्गव ने बताया कि यह प्रावधान सुप्रीम कोर्ट के फैसले के विपरीत है और पुलिस को अधिक अधिकार देता है, जिससे मौलिक अधिकारों की सुरक्षा पर प्रश्न चिन्ह खड़े हो गए। ललिता कुमारी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा था कि प्राथमिकी दर्ज करना न्याय की दिशा में पहला कदम है और यदि इसे दर्ज नहीं किया जाता है तो यह न्याय प्रणाली की विफलता होगी। पटवारियों की हड़ताल में बढ़ी परेशानी, नौकरी व शिक्षण संस्थानों में प्रवेश के लिए नहीं बन रहे प्रमाण पत्र। हिमाचल प्रदेश सरकार ने जनता को बिना किसी परेशानी के ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल को लॉन्च किया है। इसके बावजूद यह परेशानी अब दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। शायद सरकार यह भूल रही है कि ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल बिना पटवारियों के काम नहीं करता। जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, EWS, किसान प्रमाण पत्र व तमाम तरह के प्रमाण पत्र पटवारियों की जाँच के बाद ही बनते हैं। अब यहाँ पर रजिस्ट्री से लेकर सभी तरह की राजस्व कार्यों पर विराम लग गया है। दोस्तों, खबरों का सिलसिला यहीं समाप्त होता है। कि जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आप न्यूज़ को हिमाचल के किस कोने में बैठकर देख रहे हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय हिमाचल।